फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जरा एक बार बताएं फटाफट, पार्ट 1 क्या था? यूनियन। पार्ट 2, पार्ट 3, ऑफ कोर्स पार्ट 5, सुन तो लो, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6, पार्ट 8 यूटीज नॉट शेड्यूल, पार्ट 8 यूटीज, पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 11 क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, पार्ट 14A क्या है? ट्रिब्यूनल्स। पार्ट 18 क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 20 क्या है? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट 20। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एंड आई विल नॉट टेल यू विच आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट यहां पे, ठीक है? बिकॉज एवरी आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। सो आई एम नॉट सेइंग सब याद कर लेना है, बट इफ आई टेल यू भाई आर्टिकल 18, यू शुड नो कि क्या लिखा है उसमें, दैट्स इट। बस यही पता होना चाहिए। ओके, सो प्लीज राइट पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 to 35। Should you proceed? Okay. So this is again a fresh start to the topics. जो पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उससे ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे किसी टॉपिक का। बिफोर वी बिगिन एक सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं, टू नो फर्स्टली व्हाट यू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू राइट्स। क्या समझते हैं आप राइट से, ये बताएं। व्हाट्स द आंसर? सी और बी? So which of the following statements is correct? Rights are claims of state against citizens. ये तो बेकार ही है। Okay. Rights are privileges of few citizens. तो ये भी गलत है। Okay. अब आते हैं rights are claims of citizens against the state and rights are privileges which are incorporated in the constitution. तो यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो सारे राइट्स नहीं मेंशन्ड होते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंडली, राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस। प्रिविलेज तो आपको एक्सटेंड किया जाता है, विच यू माइट और माइट नॉट डिजर्व, बट यू आर गिवन दिस एडिशनल बेनिफिट। राइट्स आर आवर इंटाइटलमेंट्स, इसीलिए राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी पॉइंट, एक पॉइंट लिख लें। राइट्स आर claims or rights are claims or entitlements. Rights are claims or entitlements of people against the state, against the state। ठीक है, तो ये अधिकार है। Now also to understand the categories of rights, so of course I'll draw this, you can draw according to your own understanding। तो जितने भी राइट्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू वेरियस कैटेगरीज। देखिए, सबसे पहले तो वी नो दैट इज दिस थिंग कॉल्ड नेचुरल राइट, जैसे जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार। आई मीन दिस इज अ नेचुरल राइट, यू आर बोर्न विथ इट, राइट टू ब्रीथ। बट राइट्स हैड टू बी कोडिफाइड, मीनिंग उनको किसी बुक में लिखना पड़ेगा टू गिव अश्योरेंस टू पीपल कि ये राइट अब आपको मिलने वाला है। Whenever rights are codified in a law, we call them legal rights, ठीक है, बिकॉज राइट्स मिलते हैं उस लॉ से। सो सारे राइट्स जो भी लॉ के थ्रू मिलते हैं उनको हम बोल देते हैं व्हाट? लीगल राइट्स। अच्छा, लीगल या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टैच्यूटरी राइट, है ना, इट्स द सेम थिंग। ऑल राइट्स लीगल, जो भी किसी लॉ के थ्रू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ है हमारे पास विच इज नोन एज RPA
1951, इसमें मिलता है हमें राइट टू वोट। ओके, इट्स अ लीगल राइट, यस, बिकॉज एक लॉ के थ्रू है। या फिर एक और लॉ है विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1948, इसमें मिलता है हमें राइट टू स्ट्राइक, ये भी एक लीगल राइट। आर यू क्लियर? तो एक बड़ा सा बॉक्स बनाए, उसमें एक दो छोटे बॉक्स और एक लंबा बॉक्स अभी यहाँ पे। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस एंड देन ड्रॉ इट। अच्छा, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, उसमें एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो? इट्स ऑल्सो अ लॉ, इट्स अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, बट अ लॉ। तो जो भी राइट्स इसके अंदर लिखे हैं, कैन वी कॉल देम लीगल राइट्स? यस और नो? ऑफ कोर्स दे आर लीगल राइट्स, बट एक बेहतर नाम हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सो ऑल द राइट्स मेंशन्ड हियर, they are called constitutional rights, but don't forget that they are also legal or statutory rights, वो भी कह सकते हैं। इट्स लाइक आपको हम बोल सकते हैं यू आर एन इंडियन सिटीजन, या फिर यू आर समबडी फ्रॉम यूपी, या यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और यू आर अ मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, वॉट एवर, ठीक है, 3 genders are there. If you are in USA, hundreds of genders are there. नहीं, इट इज देयर भाई, ठीक है, ओके। लेकिन इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा पार्ट है जहां पर जो राइट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की, ये है पार्ट 3। इस पार्ट में बहुत सारे राइट्स हैं। लेट्स से राइट टू लाइफ। अब ये राइट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, यस और नो? सो पहले तो ये एक लॉ के थ्रू आता है। इज इट अ लीगल राइट? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? और क्योंकि ये पार्ट 3 में लिखा है, तो इसको हम और बेहतर कह सकते हैं, इट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आप बना लें इसको फटाफट, डोंट शेड एंड ऑल, बस ऐसे बना लेना बॉक्स और लिख देना फटाफट ऐसे। देखिए कुछ ऐसे बनाना है, ऐसे एक बनाया बॉक्स, यहां एक बनाया बॉक्स, इधर एक ऐसे बॉक्स, इधर एक ऐसे बॉक्स, और वो चीजें यहां लिख देनी है। और इस बॉक्स के अंदर भी यू हैव टू मेक सम कॉलम, एक ऐसा रो बना दे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ लॉ। इंडस्ट्रियल, IDA स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। बधाई हो सर, थोड़ा आज जोश में है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। हम सब बाकी लोग थोड़ा जल्दी कर लें, जिस तरह से आप ब्यूटीफाई कर रहे हैं उसको, मुझे लग रहा है भाई ये तो सीधा आर्ट गैलरी में भेजने वाले हैं। इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो डन, शुड यू प्रोसीड नाउ? तो एक और वेन डायग्राम भी बना लें ताकि फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो अगर बताएं तो आगे बढ़ूं, बाकी लोग थोड़ा सा ऐसे, लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके,
चलिए काउंट भी कर लिया किसी ने. तो समथिंग लाइक दिस, वी हैव ऑल दीज लीगल राइट्स. उन लीगल राइट्स में यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में यू हैव फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ऐसा कुछ. इट्स द सेम थिंग, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आ जाए कोई राइट लिखा हुआ फंडामेंटल और सवाल में स्टेटमेंट वो ना हो, लिखा हो लीगल राइट, कि राइट टू लाइफ इज अ लीगल राइट. ओके, नहीं नहीं, इट इज नॉट, इट इज अ लीगल राइट. ओके, डन. ठीक है. नाउ लेट्स, बिफोर वी मूव ऑन, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी which are very important before we can discuss anything further. सबसे पहले तो why are these rights that we are going to study called fundamental? इनको हम fundamental right क्यों बोल रहे हैं? Enforceable in court, वो तो बहुत सारे राइट्स हैं. नहीं, वॉलेट तो हो ही सकता है. अब बात आपकी सही है, पर फिर जो बाकी राइट्स हैं वो भी तो कोर्ट इन्फोर्स कर ही देगा ना. अगर आपको वोटिंग का राइट ना दिया जाए फॉर नो रीजन, यू कैन गो टू कोर्ट ऑलवेज. तो हाउ आर दे डिफरेंट? ये राइट टू वोट भी वैसा ही है, राइट टू स्ट्राइक भी वैसा ही है, और नॉट टू ओनली सिटीजंस. राइट तो ये बहुतों के पास है, नॉन सिटीजन के पास भी होते हैं कुछ राइट्स तो. हाँ वो तो ठीक है, वो तो, ये तो, सॉरी, नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ये पॉइंट एक्चुअली सही है, बट उससे क्या हाउ इज इट डिफरेंट देन गोइंग टू द कोर्ट फॉर अदर काइंड ऑफ राइट्स? उससे अलग क्यों है ये? डायरेक्टली चैलेंज कर, नाउ वी आर गोइंग समवेयर. देखिए, ये राइट्स इसलिए फंडामेंटल हैं बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मेंशन किया है विद इन दिस सेम पार्ट कि अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं, यू कैन डायरेक्टली कम टू सुप्रीम कोर्ट आल्सो. बाकी राइट्स का प्रोटेक्शन इज थ्रू अपील, but the constitution guarantees the protection of these rights and hence they are called fundamental rights. बाकी तो बहुत सारी बातें हैं कि हाँ भाई ये जो राइट्स हैं दे आर meant for the all round development of an individual, वो सब तो बातें हैं, but the real reason is because they are protected by the fundamental law of the land which is the Indian constitution. अच्छा, एक और सवाल ये है कि why are we calling this constitution as the fundamental law of the land? ये क्यों बोल रहे हैं इसको? वेरी गुड यार. देखिए, ये फंडामेंटल इसलिए होता है बिकॉज ऑल लॉज डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम दिस वेरी लॉ. ये फंडामेंटल इसलिए नहीं है बिकॉज ये सबसे पहला लॉ था. इससे पहले भी लॉज थे जो आज भी चल रहे हैं, बहुत सारे से लॉज. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लॉ है, चल रहा है आज तक. ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1878 का लॉ है, आज भी चल रहा है. इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का है. हाँ. आईपीसी अभी हाल में चेंज हुआ ना, 1860 का था, चल ही रहा था. एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 372, वो ये कहता है कि जो भी लॉज थे इस रूल बुक के बनने से पहले, ऑल दोज लॉज कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज दे डोंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए हम कहते हैं ये फंडामेंटल लॉ है, बिकॉज सारे जो लॉज हैं उनको ये पावर या अथॉरिटी या लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है. ठीक है. और जो हमारे राइट्स हैं, ये राइट स्पेशली जो पार्ट 3 में है, उनको ये फंडामेंटल लॉ प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, एंड हेंस द वर्ड फंडामेंटल राइट. क्लियर? लिखे हेडिंग. व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल? व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल? Why are they called fundamental? First point, they are guaranteed and protected
they are guaranteed, G-U-A-R-A-N-T-E-E-D, guaranteed and protected by the Constitution, by the Constitution, which is by the Constitution, which is the fundamental law of the land. Which is the fundamental law of the land. ठीक है? Second point, these rights are most essential. These rights are most essential for the all-round development. All-round development of an individual. Of an individual. लिखो ब्रैकेट में, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सोशल, मॉरल, एथिकल, एजुकेशनल, एटसेट्रा. ठीक है, क्लोज ब्रैकेट. नीचे एक नोट बनाए, नोट. Constitution is called the fundamental law. Constitution is called the fundamental law because all laws in the country, derive authority, D-E-R-I-V-E, derive authority / legitimacy, derive authority or legitimacy from it. From it. देखिए डैश देखे, आर्टिकल 372. आर्टिकल 372. डन. ठीक. अब इसके बाद अगेन बिफोर वी मूव फर्दर टू अंडरस्टैंडिंग दीज राइट्स, पहले दो बातें. ये जो राइट्स हैं हमारी कंट्री में, फंडामेंटल राइट्स या कोई भी राइट हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स राइट नाउ. दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. पहले आप दिमाग से बात निकाल दें कि ये एब्सोल्यूट है, मतलब इनको कभी भी कम नहीं किया जा सकता या इन पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती. ऐसा नहीं हो सकता. राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन इंडिया. यूएसए में होता होगा, होता ही है, यहां नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, but it does not mean that as a part of speech and expression you say burn the national flag. वो नहीं कर सकते. That is not a means of expressing your anger towards the nation. Are you clear? USA में you can burn the national flag also. It is a part of your freedom of expression. इंडिया में नहीं है भाई. Don't do all this. तो राइट्स पे लिमिटेशंस होंगे. आर वी क्लियर? जैसे एक राइट है, आर्टिकल 15 पढ़ेंगे हम होपफुली कल, that the state will not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. कि जेंडर के बेसिस पर स्टेट will not discriminate against its citizens. ये राइट है, but state can discriminate on the basis of gender to provide special provisions for women and children. और ये करते भी हैं. ठीक. There will be no discrimination
इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट होता है, वी हैव रिजर्वेशन पॉलिसी। तो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम, नंबर 2, और इनको हम कहते हैं इंडिया में राइट्स आर क्वालिफाइड इन नेचर, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक। ये है पहला पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और दूसरा तो ये भी है कि दिस कैन नॉट बी अ क्वेश्चन कि सर राइट वॉयलेट कैसे हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है, उसको हम बस सेफ गार्ड करते हैं। तो ये वही बात है कि सर किसी का खून कैसे कर दिया, जब लॉ में लिखा है खून नहीं करना है, तो वो तो हो ही सकता है। सो राइट्स कैन ऑलवेज बी वॉयलेटेड, इट इज जस्ट दैट वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट, once a violation has happened we'll have some recourse to it, ठीक। तो अब इसके नीचे लिखें, now change the point and heading and everything। दोनों दोनों के अगेंस्ट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट राइट यू आर टॉकिंग अबाउट। कुछ राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट, कुछ आर अगेंस्ट सिटीजंस। राइट टू लाइफ इज अगेंस्ट एवरीवन, बोथ सिटीजंस एंड स्टेट, ठीक। तो राइट्स कैन बी अगेंस्ट सिटीजंस आल्सो, अगेंस्ट स्टेट आल्सो। वंस वी रीड दोस राइट्स यू विल गेट टू नो अच्छा ये तो अगेंस्ट स्टेट है या अगेंस्ट सिटीजंस, ओके। तो पहली बात तो ये थी कि जो राइट्स हैं दे आर क्वालिफाइड इन नेचर, और दूसरी बात ये है कि दीज फंडामेंटल राइट्स, सम ऑफ देम आर मेंट ओनली फॉर इंडियन सिटीजंस। वैसे तो राइट्स इन जनरल जो लिखे हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम आर मेंट फॉर एवरीबॉडी, लाइक राइट टू लाइफ। बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ इंडियन सिटीजंस के लिए ही होते हैं, आउटसाइडर्स मीनिंग एलियंस कैन नॉट क्लेम देम। क्लियर? लिखिए हेडिंग, लिखिए बस हेडिंग लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे ध्यान रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, इन इंडिया कॉमा, इन इंडिया कॉमा, ऐसे लिख लेना एफआरस, फंडामेंटल राइट्स। और एक और बात प्लीज, ये बहुतों की हैबिट है कि ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा देते कहीं पर भी, ऐसे नहीं लगाना। जब हम लिख रहे हैं प्लूरल, सो देयर इज नो नीड फॉर दिस एपोस्ट्रोफी, ठीक है। इन इंडिया कॉमा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, आर नॉट एब्सोल्यूट, full stop, they are qualified in nature, they are qualified in nature। सेम पॉइंट लिखते जाएं, reasonable restrictions can be, reasonable, reasonable restrictions can be imposed upon them, reasonable restrictions can be imposed upon them, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, some FRs or some fundamental rights are meant only for Indian citizens, some fundamental rights are meant only for Indian citizens। लिख लो ब्रैकेट में आर्टिकल्स, और याद रखना 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजंस। ये एलियंस इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। करेंगे तो वॉयलेट होगा, तो कुछ उनके पास कुछ क्लेम नहीं है, दे कैन नॉट गो टू कोर्ट टू क्लेम इट। आर यू क्लियर? So which of them? 15, 16, 19, 29 and 30. Okay. Now again, before we move on to reading rights, दो बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये जो हम देख रहे हैं कि राइट्स आर क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट, तो स्टेट क्या है और स्टेट में कौन कौन कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, यस, ओके। स्टेट असेंबली,
ऑफ कोर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंचायत, यस ऑफ कोर्स. म्यूनिसिपैलिटीज, ओके. ये अन अकेडमी, नो. एसबीआई, अच्छा ये कैसे बोल रहे हैं एसबीआई और अन अकेडमी में हाँ ना, कैसे डिसाइड किया? बाकी तो क्लियर है, ठीक है, बट हाउ डू यू डिसाइड ऑन दीज टू? प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? और कैसे है प्राइवेट या गवर्नमेंट? शेयर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, ओके. सो दिस मीन्स दैट कुछ ऐसी बॉडीज हो सकती हैं जहां वी माइट हैव अ कंफ्यूजन, वहां वी हैव टू चेक whether the government has shareholding or not. Yes or no? So ये जो definition of state है ना, only for this part 3, वो एक article 12 में mentioned है. That's how we'll begin our discussion. Please write the heading now, article 12, definition of state. और लिखते जाएं. अभी डाउट सारे मुझसे पूछ लें. State legislature, government of India, government of state, local bodies, other authorities. ये जो अदर अथॉरिटीज है, दैट इज द रियल कॉज ऑफ कंसर्न. बाकी तो चीजें क्लियर ही है. अच्छा, ये दैट कैन बी अ फैक्टर. एक्चुअली क्या हुआ ना कि 1980s में, अच्छा ये सुना है आपने एनआईटी के बारे में? पता है ना एनआईटी? पहले एनआईटीज को हम आरईसी बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इस नाम से हुआ करता था. तो अपने कंट्री में 15 आरईसीज थे, मतलब 15 एनआईटीज थे. उसमें एक आरईसी था श्रीनगर में. हुआ ये कि देयर वर सम पीपल हु अप्लाइड फॉर द कॉलेज. उनके मार्क्स वार्क्स आ गए, सिलेक्शन हो गया फॉर द वाइवा वोस इंटरव्यू, जिसे कहते हैं वाइवा वोस इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया उनका. तो बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू के बहुत कम मार्क्स आए. दे गॉट डिस्क्वालिफाइड बिकॉज दे कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ ऑफ द इंटरव्यू आल्सो. तो फ्यू ऑफ देम फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है, विच इज अ फंडामेंटल राइट, वो वायलेट हो गया है. हमारे साथ फेयरनेस नहीं हुआ इंटरव्यू में. और इनका क्लेम था कि भाई ये जो राइट है, ये बिकॉज ये जो आरईसी श्रीनगर है, ये एक स्टेट है, एंड स्टेट हैज टू गिव एवरी कैंडिडेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम नहीं जा रहे अप्लाई करने के लिए, तो हमें इक्वल चांस नहीं मिला. इनफैक्ट देयर क्लेम वाज कि हमसे जो इंटरव्यू लिया गया हमारा, उसमें बस 5 मिनट में सब कुछ पूछ लिया गया हमसे. इनफैक्ट एक ने क्लेम किया कि आई केम, आई वाज आस्क्ड टू सिट डाउन, नाम बताओ, थैंक यू, गो, बस. सो अनफेयर था उनके लिए. But if this happens in say a private college, a private institution, no problem, ये उनका राइट है. बट देवर क्लेमिंग कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये आरसी श्रीनगर. तो जब मैटर कोर्ट पहुंचा, तो आरसी श्रीनगर का स्टैंड ये था कि भाई देखिए ऐसा है कि हम तो फॉर्मुलेट हुए हैं अंडर जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटीज एक्ट. 1890s का एक लॉ है वहां पे. हम एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन फिर बात ये आई कि जो आरईसीज होते हैं, दे आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है, सब्सटैंशियल फंडिंग कर रही थी. तो यहां पर ये केस सामने आया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट कि देखिए जो अदर अथॉरिटीज होती हैं, जो डिफाइंड नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया. इट सेड कि देयर आर 4 वेज टू अंडरस्टैंड दीज अदर अथॉरिटीज. पहला ये, इफ एनी बॉडी हैज बीन फॉर्म्ड बाय अ लॉ, कोई भी लीगल बॉडी है, it's a part of state. Number 2, if any body has been substantially financed by the government. अब ये substantial financing कितनी होती है ये पता नहीं है. This can vary from case to case.
तो कोर्ट का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि व्हाट इज सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग, इतने पैसे जिससे कि अगर गवर्नमेंट पैसे देना बंद कर दे तो उस पर्टिकुलर बॉडी का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी फंक्शन ना हो पाए, दैट इज कॉल्ड सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग। ठीक है, कि इफ द गवर्नमेंट फंड स्टॉप it will impede or hamper the day to day functioning of that body. Are we clear? तीसरी चीज ये है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ काम कर रही है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो ब्रिज बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, एज फार एज दैट टास्क इज कंसर्न्ड दे आर अ पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, या फिर कुछ सोवरीन फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, ये सब पार्ट ऑफ स्टेट है। और चौथा कि अगर गवर्नमेंट किसी भी बॉडी को, प्राइवेट हो या नॉन प्राइवेट हो, उसको किसी फील्ड में मोनोपोली प्रोवाइड कर दे तो वो पार्ट ऑफ स्टेट है। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोनोपोली, ठीक है, नॉट ऑन देयर ओन। टू गिव एन एग्जांपल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट करप्शन, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, है ना, इज इट अ पार्ट ऑफ स्टेट? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। अब आप बोलेंगे बट सर ये तो मोनोपोली है। नहीं, गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन दिस मोनोपोली। बीसीसीआई के अलावा बहुत सारी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आईपीएल से पहले आईसीएल चलता था, एक साल पहले आया था, वो फ्लॉप हो गया। तो बीसीसीआई हैज क्रिएटेड अ मोनोपोली इन क्रिकेट ऑन इट्स ओन, ये खुद से किया है। आज सारे प्लेयर्स इसको छोड़ दें और एक नया एसोसिएशन फॉर्म कर लें, एंड ऑफ स्टोरी। तो ऐसा नहीं, जो आपने खुद से क्रिएट किया वो मोनोपोली नहीं, जो गवर्नमेंट ने आपको ऑथोराइज किया है वो मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर गवर्नमेंट कह दे कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे, सिर्फ एन अकेडमी चलता रहेगा फॉर यूपीएससी, देन दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ स्टेट। आर यू क्लियर? बट अगर ऐसा हो जाए कि एन अकेडमी बिकम्स द बेस्ट इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ अमेजिंग टीचर्स लाइक मी, नो, अमेजिंग स्टूडेंट्स लाइक यू, आप अच्छा रिजल्ट दें और सारे बच्चे यहीं आ रहे और बाकी इंस्टीट्यूट बंद हो जाए अपने आप आहिस्ता आहिस्ता करके, सो विल दैट बी कॉल्ड अ मोनोपोली? नो, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ क्रिएटेड मोनोपोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आर यू क्लियर? तो ये है मोनोपोली। तो ये चार फैक्टर्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड दैट्स व्हेन सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड कि आरसी श्रीनगर, यू आर अ पार्ट ऑफ स्टेट, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। तो ये था जजमेंट अजय हासिया केस, जहां सुप्रीम कोर्ट गेव अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट कैन बी और कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, हेडिंग लिखें इसके नीचे, अजय हासिया 1981। लो भाई थोड़ा सा, है ना, अजय हासिया 1981, राइट द फर्स्ट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट has given the criteria, has provided or given the criteria for in quotes other authorities, other authorities, और इसको अंडरलाइन कर लेना, other authorities। ठीक है, अब लिखें सब पॉइंट्स। नंबर 1, पहला क्राइटेरिया, if a body is created by a law, if a body is created by a law. Number 2, if a body is substantially financed, if a body is substantially financed slash controlled, substantially financed or controlled by the government, by the government,
थर्ड पॉइंट, if the body performs public functions, and fourth point, if the body enjoys government monopoly, if the body enjoys government monopoly, ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया टू डिफाइन अ स्टेट। तो आप इनके खिलाफ तो जहां भी लिखा हो कि ये राइट स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है वो आप क्लेम कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पॉलिसी अगेंस्ट द स्टेट, ये अगेंस्ट द स्टेट ही क्लेम किया जा सकता है, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। तो ये आप अन अकेडमी क्लेम नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन क्लेम दिस इन सम इंस्टीट्यूट लाइक से एसबीआई, वहां पॉसिबल है। ओके, सो दिस वाज आर्टिकल 12। अगेन बिफोर यू मूव ऑन टू राइट्स, एक और लास्ट चीज समझ लेते हैं कि क्या हम इन राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब लिखें अगली हेडिंग, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड टू राइट्स एट द सेम टाइम। एक तो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो कि पार्ट 3 में मेंशन्ड है, इसमें 4 क्लॉजेज हैं। तो पहला क्लॉज कहता है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे ना, जो इस रूल बुक से पहले एग्जिस्ट करते थे, से आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जहां सारी पनिशमेंट्स मेंशन्ड, वो सारे लॉज विल ऑफ कोर्स कंटिन्यू, बट उन लॉज में कोई भी ऐसा प्रोविजन होगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा, दैट प्रोविजन इज डिक्लेयर्ड वॉइड ऑटोमेटिकली। आर वी क्लियर? तो लेट्स से ये एक पूरा लॉ है, इस लॉ में यू हैव से हंड्रेड्स ऑफ प्रोविजंस। अगर मान ले ये वाला प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, द एंटायर लॉ इज नॉट कैंसिल्ड, ओनली दिस प्रोविजन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। क्लियर? दिस मीन्स कोई भी ऐसा लॉ जो पहले था वो कंटिन्यू नहीं कर सकता इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। आर यू क्लियर? और इसके बाद इस आर्टिकल में लिखा है कि अब आफ्टर 1950 पार्लियामेंट या फिर स्टेट जो भी है, स्टेट ऑल्सो कैनॉट मेक एनी लॉ विच विल वायलेट द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हियर। ठीक है, तो ना तो पुराने लॉज वायलेट करेंगे राइट्स को, ना आप नए लॉज बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे। आर यू क्लियर? तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दे दिया था कि लॉज बना करके तो आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर? प्लीज राइट दिस फर्स्ट। लिखें आर्टिकल 13, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखें आर्टिकल 13, और इसमें लिखें 2 पॉइंट्स। नंबर 1, फर्स्ट सब हेडिंग इज आर्टिकल 13, नंबर 1, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज pre-constitutional laws containing any provision that violates containing any provision that violates part 3, मतलब fundamental rights, will be declared void, will be declared void। लिखो ब्रैकेट में,
only the concerned provision, only the concerned provision and not the entire law, and not the entire law, close bracket. Second point, state cannot make laws which violate fundamental rights, FRs. States cannot make laws which violate FRs, full stop, continue. If such a law is made, if such a law is made, comma, it becomes void automatically. It becomes void or cancelled automatically. आर यू क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर मान लो कोई लॉ बना दें जो राइट्स को वायलेट करता है, अब वो खुद से कैसे कैंसिल होगा? आपको शायद कोर्ट जाना पड़ेगा एंड कोर्ट विल कैंसिल इट. तो कई लोग समझते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना, वो यहां से भी आता है. लिखो ब्रैकेट में, सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. लिखा नहीं है मेंशन वहां पे, बट सोर्स है, सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यही वो सोर्स है. दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टूड थिंग कि जब भी कभी कोई लॉ बनेगा जिसमें राइट्स वायलेट होंगे, यू कैन डायरेक्टली गो टू कोर्ट. कोर्ट क्या बना रही है इसने? कोर्ट विल कैंसिल इट. तो हम कहते हैं कि दिस इज द सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कंट्री. बट अगेन, इज द फ्रेज मेंशन्ड हियर? नॉट मेंशन्ड. वो तो बस लिखा है कि द लॉ विल बिकम वॉइड ऑटोमेटिकली, पर खुद से कैसे कैंसिल होगा? किसी को करना पड़ेगा ना कैंसिल, वो कोर्ट कर देगा कैंसिल. क्लियर? अच्छा, एक और चीज, ये जो लॉज होते हैं ये भी डिफाइन कर रखे हैं कि लॉ में कंफ्यूजन नहीं होना है. लॉ मतलब क्या? ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बाई लॉ, सब चीजें लॉ होती हैं. ऐसा नहीं कल को बोला कि सर ऑर्डिनेंस बनाया हमने तो उससे कैंसिल कर दिया राइट आपका. नहीं. तो इसी आर्टिकल में लॉ भी डिफाइंड है. तो लिखो थर्ड पॉइंट, 12 वाला है. जब भी हम स्टेट रेफर करेंगे, वी आर रेफरिंग टू स्टेट अंडर आर्टिकल 12. ठीक है? इन द एंटायर डेफिनेशन, इन द एंटायर पार्ट 3 डिस्कशन, स्टेट मतलब आर्टिकल 12. देखिए थर्ड पॉइंट, लॉ includes ordinances, rules, law includes ordinances, rules, regulations, notifications, customs, etc. CUSTOM, कस्टम. जो ट्रेडिशंस होते हैं, वो भी कोई ऐसा कस्टम अपनी कंट्री में चल रहा है which violates rights, that custom is also declared void. वो फॉलो अप नहीं कर सकते. ठीक है? एवरीथिंग इज कवर्ड. आर यू क्लियर? दिस मीन्स कि राइट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक. अब प्रॉब्लम ये हो गई ना कि हमारे जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ये प्रॉमिस पहले ही कर दिया था कि देखिए कंट्री में बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है. जमींदार्स कंट्रोल लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. ठीक है? हम डिस्कस कर रहे हैं जमींदार्स कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, और उन एकर्स ऑफ लैंड पर जैसे एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है लेट्स से, और वहां पर क्या है, तो भाई जमींदार तो रहता है कैलकाटा में, ढाका में, बड़े शहरों में. इन लैंड्स पे कई जनरेशन से
टेनेंट्स काम कर रहे हैं, टेनेंट्स मीनिंग फार्मर्स, बट एज अ टेनेंट काम कर रहे हैं वो, दे हैव नो ओनरशिप, दिस इज रॉन्ग। तो गवर्नमेंट थॉट कि लेट्स प्ले रॉबिन हुड, कि हम गरीबों अमीरों से लैंड ले लें और गरीबों में बांट देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे रिसोर्सेस का। बट एक प्रॉब्लम थी, तो उस वक्त एक आर्टिकल 19 में एक क्लॉज 1 सब क्लॉज जी हुआ करता था, सब क्लॉज एफ हुआ करता था, विच वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। सो एवरी सिटीजन हैड अ राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। ये एक फंडामेंटल राइट था। अरे क्लियर? अभी तुरंत देखा है हमने, यू कैन नॉट मेक अ लॉ टू टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। अब भाई एज अ गवर्नमेंट यू वांट टू टेक लैंड फ्रॉम रिच पीपल एंड गिव इट टू पुअर, पर जैसे आप उनके लैंड लेने के लिए लॉ बनाओगे, कोई ऑर्डर पास करोगे, कोई नोटिफिकेशन निकालोगे, कुछ भी करोगे, दैट लॉ इज कैंसल्ड, है ना? देन गवर्नमेंट थॉट ऑफ अ प्लान, ये काम करते हैं, अच्छा ये लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या लिखा है? तो लॉ वुड मीन ऑर्डर, रूल्स, बाई लॉज, नोटिफिकेशन, कस्टम, सब लिखा है, एक वर्ड नहीं लिखा है, दैट वर्ड इज अमेंडमेंट। दिस मीन्स कि लॉ डज नॉट मीन अमेंडमेंट, तो अमेंड कर सकते हैं भाई। अब देखो तो अमेंडमेंट इज ऑल्सो लॉ, राइट? बट वहां लिखा नहीं हुआ था, तो इसी को यूज करके गवर्नमेंट ने एक काम किया कि काम करते हैं, हम एक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे, 1951 में पास कर दिया उसको। और अच्छी बात तो ये है कि जो आर्टिकल 368 है ना, विच इज द प्रोसीजर टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी लाइन ऐसी है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड इन एनी पार्ट, मतलब in spite of whatever is mentioned anywhere in the constitution, the parliament can amend by way of addition, modification or repeal any part of the constitution. तो आर्टिकल 368 कह रहा है कि जो भी कुछ लिखा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन सबको भूल जाओ, पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है टू ऐड, चेंज और रिमूव एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू क्लियर? सो एक तरफ तो आर्टिकल 368 है जो कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन रिमूव एवरीथिंग, दूसरी तरफ भी है आर्टिकल 13 विच सेज कि आप फंडामेंटल राइट्स को रिमूव नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट, यस और नो? दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी, तो क्या करें? इसीलिए गवर्नमेंट थॉट के देखो भाई ऐसा है, यहां ये कहता है कि आप लॉ नहीं बना सकते, हम लॉ बना ही नहीं रहे, हम तो अमेंडमेंट कर रहे हैं। और अमेंडमेंट ले आए, जैसे ही लेके आए वैसे एक जमींदार थे बिहार के, और भी सारे लोग थे, तुरंत पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया इन्होंने, आर्टिकल 19। पहुंचा कोर्ट में ये मैटर, एंड कोर्ट सरप्राइजिंगली सेड नहीं नहीं नहीं, देखिए बात को समझिए पहले तो, कि ये जो गवर्नमेंट का काम है अच्छा काम है, और ये हो रहा है वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, और सही बात भी तो है, यहां कहां लिखा है लॉ डज नॉट मीन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड द कोर्ट एक्चुअली साइडेड विद द गवर्नमेंट सेइंग कि एनीथिंग कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। आर यू क्लियर? तो कोर्ट ने बोला इन शॉर्ट कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल इन नेचर, बिकॉज आर्टिकल 368 ये कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द रूल बुक, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड और मॉडिफाई और रिपील एनी प्रोविजन इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? तो ये हो गई बात कि कर दिया अमेंड। जैसे ही ये जजमेंट आया, गवर्नमेंट खुश हो गई कि मजा आ गया भैया, अब तो बस ऐसा ही होगा। और ये सारे बहुत सारे स्टेट्स ने लॉ बनाने शुरू कर दिए, पंजाब वगैरह, लोगों का लैंड लेना शुरू कर दिया और बांटना शुरू कर दिया अमंगस्ट पुअर पीपल, और लिमिट कर दी कि इससे ऊपर लैंड होगा हम सब ले लेंगे। और जितने जमींदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट पहुंच जाते थे ट्राई करने के लिए, पर कोर्ट का स्टैंड क्लियर था, क्या? कि एवरीथिंग इज अमेंडेबल, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इट कैन अमेंड एवरीथिंग।
फिर एक केस आया, ये बांसवाड़ा में एक सज्जन सिंह व्यक्ति थे राजस्थान में, वहां एक मैटर आया, उनकी भी लैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय गवर्नमेंट, नॉट ऑक्यूपाइड, टेकन बाय द गवर्नमेंट, गिवन टू द पुअर पीपल। वो पहुंच गए कोर्ट। मतलब ऐसा समझो कि गवर्नमेंट हैड अ लिस्ट ऑफ ऑल दी जमींदार्स, आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम काट रहे हैं, आपसे लैंड लेते जा रहे हैं। तो फिर ये सज्जन सिंह का मैटर जब हुआ, 1965 की बात होगी, 15 साल हो गए इस बात को, जमींदार परेशान है। तो वहां पर इट वाज अ 5 जज बेंच, अगेन द सेम स्टोरी। द कोर्ट सेड कि भाई देखिए ऐसा है, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड, नथिंग इज एब्सोल्यूट, ओके। लेकिन उस जजमेंट में जो ओरिजिनल जजमेंट था शंकरी प्रसाद 51 वाला, वहां पर जजमेंट आया 5:0। सारे जजेस ने अग्री किया कि एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड। लेकिन 1965 तक जाते जाते ये हो गया 3:2। दो जजेस ने डिसएग्री कर दिया कि नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे, आप कह रहे हैं कि एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड, कल को आप बोलेंगे कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हटा देगा। नो, नॉट एवरीथिंग शुड बी अलाउड टू बी अमेंडेड। बट क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे तो जजमेंट आ गया इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। यस, तो यहां पर भी कोर्ट ने सेमी जजमेंट दिया अल्टीमेटली। बट यस, यहां पर जो एक जज थे जस्टिस रघुनाथ मुढोलकर, ही गिव दिस कॉन्सेप्ट कि पार्लियामेंट की पावर ऐसी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती ना कि कल को आप मॉडिफाई करके बोले दिस कंट्री इज नो लॉन्गर डेमोक्रेसी, इंदिरा गांधी इज द न्यू क्वीन। ही डिड नॉट से दिस, बट दैट इज पॉसिबल। अगर आप ये बोल दें आज कि एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड, तब तो हो सकता है ना कल को जिस पार्टी की 400 सीटें आ जाएं, दोनों हाउसेज में कंट्रोल हो जाए, वो कह दें कि फ्रॉम नाउ ऑन नो नीड फॉर इलेक्शंस, द फैमिलीज विल कंटिन्यू टू गवर्न। अब देखिए, तो ये प्रॉब्लम तो है। दिस मीन्स नॉट एवरीथिंग शुड बी अलाउड टू बी अमेंडेड। बट एनीवे, फिर एक और मैटर चल रहा था कोर्ट में। 1953 का एक पंजाब का लॉ है टेनेंसी एक्ट, उसके अंडर दो भाई थे, गोलकनाथ ब्रदर्स, विलियम एंड हेनरी गोलकनाथ, ये इनका नाम ही था, वैसा ही नाम था, क्या करें। इनके पास 500 एकड़ जमीन थी, अमंग्स देम ओनली 500 एकर्स ओनली। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे बोला कि भाई इतना पैसा लेके क्या करोगे। तो गवर्नमेंट ने बस कहा कि एक काम करो, दोनों भाई 30-30 एकड़ रख लो, बाकी सब मुझे दे दो। आउट ऑफ 500 एकर्स 88% ले लिया गवर्नमेंट ने। ये तो पागल ही हो गया एकदम। ऑफ कोर्स, इमेजिन करे ऐसा अंबानी के साथ हो जाए कि काम करो 90% पैसे दे दो हमें, बाकी सब रखो एंजॉय करो। तो ये हुआ, ये भागे हुए पहुंचे कोर्ट के पास। दो ने न्यू, अभी 2 साल पहले ही कोर्ट का जजमेंट आया है अगेंस्ट अगेन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। बट ये गोलकनाथ ब्रदर्स डिड नॉट लूज होप, दे अगेन चैलेंज दिस कि ऐसे कैसे हो रहा है, हाउ आर यू अलाउइंग द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। तो इस बार एक बिगर बेंच बैठा 11 जजेस का, और यहां पर 5 जजेस सेड कि नहीं भाई, जो पहले जजमेंट दिए हैं सब बढ़िया है, लेकिन 6 जजेस हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। उनको लगा कि जो 2 साल पहले जो मुढोलकर जी ने बोला था, बिल्कुल सही बात है। यू कैन नॉट मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स। अगर आप राइट्स को भी फ्रीली मॉडिफाई कर देंगे तो कल को गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई द राइट्स एंड टेक ऑल राइट्स अवे फ्रॉम यू। सडनली सुप्रीम कोर्ट का चेंज ऑफ हार्ट हो गया पूरा, कहा कि नहीं नहीं नहीं, राइट्स आर नॉट अमेंडेबल इन नेचर। जो लिस्ट में ये थे गोलकनाथ भाई, यहां पहुंचे हुए थे, ये तो खुश हो गए। पहले तो जैसे ही जजमेंट आया, सडनली गवर्नमेंट को एक तो तमाचा ही लग गया, अब कैसे हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे वेरी सैड। तो गोलकनाथ ब्रदर्स की तो पार्टी पार्टी वहीं खुश होकर डांस करने लग गए कोर्ट में। बट देन द कोर्ट सेड वेट वेट वेट, डोंट बी एक्साइटेड, अब तक जो हो चुका वो हो चुका है, आगे से आपके राइट्स वायलेट नहीं होंगे। तो आपका तो लैंड चला गया, सॉरी, लेकिन अब से नहीं होगा। तो वो भी उदास हो गए। यूनिक जजमेंट,
दोनों पार्टीज उदास होकर निकली वहां से, नोबडी वाज हैप्पी। हाँ, जो गए नहीं थे कोर्ट वो खुश थे, विदाउट गोइंग टू कोर्ट, कि अपना तो काम हो गया भाई, अपना नंबर था अगला। सो दिस इज व्हाट ट्रांसपायर्ड टिल 1967। इन सबको लिख लेते वरना बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर सब लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, सो लिखिए आप अगली चीज, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, प्लीज राइट, नॉट विथ स्टैंडिंग, जो बोल रहे हैं वही लिखो, नॉट विथ स्टैंडिंग, पर तीनों शब्दों को एक साथ लिख देना, बस यही करना, नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द, notwithstanding anything in this constitution, लिख दो in this constitution, पार्लियामेंट में in exercise of its constituent power, amend by way of addition, comma, variation or repeal any provision of this constitution, any provision of this constitution, ठीक है। अब इसके नीचे लिख लें ये चीज, एक बॉक्स बना के लिखना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 13 and article 368, conflict between article 13 and article 368, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अब इसके नीचे लिखें, पार्लियामेंट passed the first amendment act 1951, allowing the taking away of property of citizens which was then a fundamental right, लिखो ब्रैकेट में आर्टिकल 19(1)(f), which was then a fundamental right. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, this was challenged in the Supreme Court,
This was challenged in the Supreme Court. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट हेडिंग लिखें, लैंडमार्क जजमेंट्स. लैंडमार्क जजमेंट्स. ओके, तो लैंडमार्क जजमेंट में सबसे पहले लिखें शंकरी प्रसाद केस 1951. दिस इज केस नंबर 1. शंकरी प्रसाद केस 1951. प्लीज राइट. SC held that, SC Supreme Court held that constitutional amendments are not laws and hence cannot be challenged for violating FRs, and hence cannot be challenged for violating FRs, that is fundamental rights. ठीक है. So this was a 5-judge bench, 5:0. उस वक्त पतंजलि शास्त्री was the Chief Justice of India. Anyway, second point, Sajjan Singh, spelling on board, SAJJAN, Sajjan Singh 1965. Sajjan Singh case 1965. Please write. SC reaffirmed, REAFFIRMED, reaffirmed Shankari Prasad judgment, reaffirmed Shankari Prasad judgment, stating that Parliament has the power, to amend fundamental rights using Article 368. ठीक है. बट फिर आया नंबर 3, which was the Golaknath case 1967. This was an 11-judge bench. ठीक है, और यहां जजमेंट आया 6:5. अब देखें इस मैटर पे जजमेंट कैसे कैसे आए हैं. 3:2, 6:5. एक जज का दिमाग घूम गया, जजमेंट ही रिवर्स हो जाता. These are not very quotable judgments ना. जजमेंट होता है 5:0, 4:1, बट ये तो इट्स वेरी नैरो मार्जिन. ठीक, लिखिए प्लीज इसमें, SC overruled, OVERRULED, overruled its previous judgments, by declaring that Parliament cannot amend or reduce FRs, that is fundamental rights.
Are you clear so far? Parliament cannot amend or reduce fundamental rights. So this put a stop on the government's plan कि अब कैसे करेंगे, अब कैसे लें लैंड और दें दूसरों को. तो ये जजमेंट आया 67 में. सुप्रीम कोर्ट भूल गया कि उस वक्त है पीएम इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी सेड कि ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो आर्टिकल 13 है इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन कि लॉज नहीं बना सकते, अमेंडमेंट भी एक तरह का लॉ ही होता है आखिरकार. सो इंदिरा गांधी मेड एन अमेंडमेंट ओनली और दोनों आर्टिकल को चेंज कर दिया कि ऐसा है कि अब से अमेंडमेंट्स कैन मॉडिफाई फंडामेंटल राइट. सिंपल, सीधा सीधा जजमेंट को अपोज करते हुए एक नया अमेंडमेंट ही बना दिया. शी पास्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेइंग दैट ये जजमेंट है गलत और पार्लियामेंट हैज फुल राइट टू अमेंड एवरीथिंग. ठीक है, जितने हमारे जो ये जमींदार थे उनके लिए उनके सपनों पे फिर गया पानी. ठीक है, यू रिमेंबर दिस? ये पहले काफी इनके वीडियोस आया करते थे, पता नहीं कहाँ चले गए. आई होप ही इज अलाइव एंड ऑल, बट स्टिल अब वीडियोस नहीं आ रहे इनके. सो नेक्स्ट लिखें हेडिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. हेडिंग लिखें, लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, बहुत पढ़ लिया. 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. लिखें प्लीज. पार्लियामेंट amended articles 13 and 368. Parliament amended articles 13 and 368 countering the Golaknath judgment and asserted that Parliament can amend any part of the Constitution. Parliament can amend any part of the Constitution, including what? Fundamental rights, including FRs. Are you clear? तो मैटर हो गया सॉल्व कि सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं. अच्छा, जब ये गोलकनाथ जजमेंट आया ना तो उसी दौरान समथिंग एल्स आल्सो हैपेंड इन कासरगोड इन केरला. वहां पर एक एडनीर मठ हुआ करता था. उस एडनीर मठ में जो चीफ पॉन्टिफ, चीफ प्रीस्ट थे वहां पे, वो थे केशवानंद भारती. ही पास्ट अवे फ्यू इयर्स बैक. तो उस वक्त ये चीफ प्रीस्ट थे वहां पे उस एडनीर मठ के. गवर्नमेंट ऑफ केरला हैड पास्ड अ लॉ जिससे कि दे टुक अवे टेम्पल प्रॉपर्टी. और आर्टिकल एक दूसरा है राइट्स में 26, वो कहता है कि आप रिलीजियस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते. तो जब गोलकनाथ जजमेंट आ गया तो ये खुश हो गए, चलो अब चलते हैं कोर्ट कि आपने कैसे मेरे टेम्पल प्रॉपर्टी ले लिया. बिकॉज व्हाट डिड गोलकनाथ जजमेंट से? राइट्स आर नॉट अमेंडेबल. यस और नो? तो चले गए कोर्ट में, केस फाइल कर दिया. बट फिर बीच में ये मॉडिफिकेशन आ गया. तो जब ये केस फाइल हुआ तो बाद में दे चेंज द केस एंड स्टार्टेड चैलेंजिंग दिस मॉडिफिकेशन ओनली कि ये जो 24th अमेंडमेंट है ये कैसे लेके चले आया. हाउ कैन यू काउंटर अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लाइक दिस? ये क्वेश्चन हो गया. एंड देन
Keswan Bharati hired who the country knew as the possibly the best lawyer at that point of time, Nani Palkhiwala. काफी फेमस लॉयर थे. He was known as the one of the best lawyers in the country उस वक्त, नानी पालखीवाला. एंड ये जब मैटर कोर्ट में पहुंचा तो हियरिंग शुरू हुई एंड 68 days of hearing. This is the longest heard case in the Supreme Court's history. पेंडिंग नहीं, हियरिंग. 68 days तक कोर्ट यही डिस्कस करता रहा कि लॉ अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं है. आप 1 घंटे में बोर हो गए, पर कोर्ट ने 68 डेज तक ये कंटिन्यूअस डिस्कस करा बिना बोर हुए. कितना टाइम था उनके पास? फाइनली दे सेड कि ठीक है, हमने सोच लिया है, हमें कुछ टाइम दीजिए. एंड देन दे गिव अ जजमेंट ऑन द 24th of April 1973 और वही बना केशवान भारती जजमेंट ऑफ 1973. सो कोर्ट का कहना था कि देखिए ऐसा है कि ये जो अमेंडमेंट है वो तो ठीक है बिल्कुल, मीनिंग पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. तो कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया इस चीज को. आर यू क्लियर? लेकिन फिर गवर्नमेंट वाज वेरी हैप्पी. देखो हम तो कह ही रहे थे कि सब सही है. फाइनली कोर्ट इज अग्रीड आल्सो. तो गवर्नमेंट लॉयर्स वहां से भागने लग गए सीधा, हम जीत गए हम जीत गए. बट देन द जज से वेट वेट, कभी कहां जा रहे हो? जजमेंट इज नॉट कंप्लीट, बात सुन तो लो. तो फिर द कोर्ट सेड कि देखिए यू कैन अमेंड एवरीथिंग बट नॉट द essential values of the constitution, the cornerstones, right, the basic features of the constitution, the value system. तो लॉयर्स बोले सर सर एक्सप्लेन करिए क्या ये सब कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा. कर सकते हैं नहीं कर सकते? कोर्ट सेड यस यस यू कैन अमेंड एवरीथिंग एक्सेप्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उनको छोड़ के सब अमेंड कर सकते हो. तो लॉयर सेड सर कैन यू डिफाइन व्हाट इज दिस? कोर्ट सेड वो डिफाइन नहीं कर सकते हम, वो कुछ है, उन चीजों को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. वी कैन गिव यू एग्जांपल्स. तो कोर्ट गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन थिंग्स कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब चेंज कर सकते हैं. यू आर फ्री टू चेंज एवरीथिंग. एंड दीज बेसिक फीचर्स कलेक्टिवली फॉर्म द स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यही है वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन और जो जजमेंट. इट वाज लेटर ऑन कोटेड आल्सो. ये सेम जजमेंट कोर्ट हुआ था इन बांग्लादेश 1989 के. वहां एक जजमेंट में ये कोर्ट किया गया था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. एक लोकल कोर्ट है युगांडा का, 2017 में वहां भी कोर्ट किया गया था इस जजमेंट को. ठीक है, इंटरनेशनली कोर्ट किया गया जजमेंट, इतना फेमस है. तो ऑफ कोर्स इन युगांडा बांग्लादेश ओनली. डोंट थिंक यूएस वगैरह कोर्ट करेंगे, वो जानबूझ के भी नहीं करेंगे. बट एनीवे, तो ये जजमेंट काफी पॉपुलर हुआ एंड यस इट प्लेस लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट. बट कोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स हैज डिफाइंड व्हाट ऑल थिंग्स कंप्राइज और आर अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर्स. कुछ लिस्ट है, दो अगेन डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम आल्सो. अच्छा बताएं, ये जो जजमेंट आया, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डू यू थिंक इट इज अ फेयर जजमेंट या नहीं ये गलत है? कुछ अच्छा है इसमें? फेयर है, बहुत अच्छा है. तो क्या अच्छा हुआ इसमें, इस जजमेंट से अच्छा क्या हो गया, बताइए पहले. हाँ पार्लियामेंट, हाँ बिल्कुल आर्बिट्ररी पावर पे एक चेक हो गया. ठीक है. डू यू गाइज बिलीव दैट द पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड एवरीथिंग? ऑफ कोर्स नॉट. तो ये जो एक अनफेटर्ड या अनकंट्रोल्ड पावर थी वो शायद अब नहीं है. लिमिटेशंस हैं कि आप कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते. तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहेगा, राइट्स ऑफ पीपल कैन बी मेंटेन्ड. तो प्रोटेक्शन फॉर पीपल, ये सब तो है बात. बट एक समस्या भी तो है ना. इफ इट इज नॉट डिफाइंड देन हाउ डू वी नो कि भाई क्या चीज पार्ट है क्या नहीं है? इससे तो आपने सुप्रीम कोर्ट को एक अल्टीमेट अथॉरिटी दे दी कि आप कुछ भी काम करो वो चेक हो जाएगा,
और पता नहीं शायद कोर्ट कैंसिल कर दे उसको, बोले ये भी उसका पार्ट है, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। ये प्रॉब्लम है। और आप देखिए ओवर द इयर्स यही होता है कि जैसे वो जो एनजेएसी था, जब वो पास हो रहा था, कोर्ट के जजेस मजे से बैठे होंगे, हमें पता है कैंसिल करना ही, में कर लो जो करना है। वो लगे एमपी डिस्कस करने में कि एमिनेंट पर्सन होगा, सीजीआई होगा, 4:2 वीटो, सब ड्रामा चल रहे हैं वहां, जजेस एंजॉय कर रहे हैं, आने दो उसको। और आया कैंसिल, कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट हो गया, कभी कोई चीज कभी कोई चीज। सो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एंड सम पीपल आल्सो से कि भाई कोर्ट का तो काम होता है बस इंटरप्रेट करना, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन नोवेयर मेंशन दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड बेसिक फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर, कहीं लिखा है क्या किसी आर्टिकल में? नो no. ये कोर्ट का इनोवेशन है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनहेरेंट वैल्यूज हैं जिनको आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट लाइक इंटरप्रिटेशन, this is like the same collegium system. You are actually redrafting the constitution, you are rewriting it, your task is to only interpret it. Clear? और एक और कंसर्न है कि इससे तो पार्लियामेंट इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि भाई पता नहीं हमने काम कर तो दिया है, अब ये कैंसिल ही हो जाएगा शायद, वी डोंट नो, बिकॉज डेफिनेशन नहीं है। एंड देन वी आर समहाउ गिविंग दिस पावर, द अल्टीमेट पावर, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, नॉट टू इलेक्टेड पीपल बट टू अपॉइंटेड पीपल, कि वो डिसाइड करेंगे फाइनलिटी ऑफ थिंग्स, ना कि इलेक्टेड लोग। भाई डेमोक्रेसी में तो द पार्लियामेंट हैज द अल्टीमेट पावर, राइट? बट यहां तो कोर्ट हैज द पावर। आप कोई भी लॉ बना लें, वहां चैलेंज होगा, और अगर कोर्ट लगता है कि अच्छा अच्छा ये भी शायद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कैंसिल। दो वी हैव टू ऑल्सो सी कि ये जजमेंट मिसयूज नहीं हुआ है ज्यादा, कोर्ट हैज रेयरली मिसयूज दिस। और कोर्ट ने ज्यादातर जो अमेंडमेंट्स कैंसिल किए हैं वो सब कैंसिल किए हैं अराउंड टू थिंग्स, या तो रिजर्वेशन वाली चीजें कुछ, या फिर जुडिशियल रिव्यू के पावर को हटाने वाली चीजें। आप जैसे देखें कियोटो हॉलोहन, याद है शेड्यूल 10 का वो जजमेंट? कियोटो हॉलोहन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है एडीएल इज राइट, बट जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन का। यू कैन नॉट क्लेम दैट समथिंग इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट मिसयूज्ड इट। बट एक कंसर्न ये भी है ना, इफ यू लुक एट द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती ना, जजमेंट 13 जज बेंच था, बिकॉज गोलकनाथ में कितने जजेस थे? 11, यू हैड टू सेट अप अ बिगर बेंच। और यहां जजमेंट आया विथ अ 7:6 मेजॉरिटी। अगर एक जज का चेंज ऑफ हार्ट हो गया होता तो आज हम ये पढ़ ही नहीं रहे होते, फिर बस एक पासिंग रेफरेंस होता एक लाइन में, जैसे लिखे ना बाकी जजमेंट्स, वैसे एक लाइन होता बस। तो ये जो आधा घंटा वेस्ट किया है, इट्स ऑल थैंक्स टू वन जज। अच्छा यहां पर ऑफ कोर्स ये जजमेंट वाज नॉट इन गवर्नमेंट्स फेवर, बिकॉज इट प्लेस्ड द पावर इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दो जजेस ऐसे थे जिन्होंने जजमेंट को साइन नहीं किया, दे वर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। वो जजेस थे जस्टिस एएन रे एंड जस्टिस एमएच बेग। अब क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस, दे ऑल वर अ पार्ट ऑफ दिस 7, इंदिरा गांधी बिकेम सो अपसेट कि जैसे नेक्स्ट सीजे अपॉइंटमेंट आया, उन तीनों जजेस को बाईपास किया और फोर्थ इन ऑर्डर एएन रे को बना दिया चीफ जस्टिस। एएन रे वाज नॉट सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ही वाज फोर्थ इन ऑर्डर, ही शुड नेवर हैव बीन द चीफ जस्टिस। बट और बाकी 3 जजेस, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस शेला, जस्टिस ग्रोवर, दे रिजाइंड इमीडिएटली एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये पहला इंटरफेरेंस हुआ पार्लियामेंट गवर्नमेंट का इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, बाईपासिंग द नॉर्म्स। अब तक वही नॉर्म चल रहा था, सीनियर मोस्ट बन जाएगा सीजीआई। एंड द सेम इंदिरा गांधी अगेन वॉलेटेड दिस आफ्टर एडीएम जबलपुर, जहां यही एमएच बेग पुराने दोस्त थे तो उनको बना दिया सीजीआई। सो अब तक ये जो सीजीआई बिकम सीनियर मोस्ट जज बिकमिंग सीजीआई,
जो नॉर्म है, पैटर्न है, ये 2 बार ही वायलेट हुआ है, दोनों बार इंदिरा गांधी ने किया है, एंड बिकॉज ऑफ जजमेंट्स, ये जजमेंट पसंद नहीं आया, जज को ही चेंज कर दो। इसीलिए तो कोलेजियम रखा है उन लोगों ने भाई, कि भाई इतना सारा, इतने सालों तक हम काम करते रहे, अच्छे से नेपोटिज्म काम किया, देश के लिए काम किया, और फाइनली सीजीआई भी नहीं बने, ये कैसी बात है? सी कोलेजियम ऑफ कोर्स हैज इट्स चैलेंजेस, बट व्हाट इफ दिस बिकम्स अ रियलिटी, है ना, ये भी तो कंसर्न है। आर यू क्लियर ऑन दिस? ओके, so let's now take down some points on Keshwan Bharti and then some pros and cons. Define the fundamental features. Acha, defining the basic features, they can define it, but again it is subject to Supreme Court order. ठीक, okay, लिखे heading केशवन भारती 1973, स्पेलिंग देख लें प्लीज। 1973 केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इन केस यू वांट राइट फील फ्री। एग्जाम मत लिख देना, वर्ड्स ही वेस्ट होंगे। लिख के सोचा कि ये एडिटर खुश हो जाएगा कि भाई सब पता है इसको, कुछ भी वो खुश नहीं हो रहा है इस बात से आपकी। 1973 1973 24th of April डेट ऑफ जजमेंट है, सचिन का बर्थडे है उस दिन भाई, he was born on that day. 24th of April is also celebrated as what? पंचायती राज, 20 साल बाद पंचायत भी बनाए गए थे। एनीवे, देखिए प्लीज फर्स्ट पॉइंट, इन और सॉरी, हाँ बाय लिखे, इना नहीं, सॉरी, by a 7:6 majority, by a 7:6 majority, comma, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the Supreme Court upheld the constitutional validity of what? 24th Amendment Act, तुरंत ही भूल गए, of the this one 24th Amendment Act 1971. Next point. However, it stated that all parts of the Constitution are amendable. All parts of the Constitution are amendable except those elements which are the essential values लिखो ब्रैकेट में, cornerstones except those which are essential values of the Constitution. The court termed these as basic features. The court termed these as basic features
and refer to it as the referred to it as the basic structure doctrine. Basic structure doctrine. ठीक है, next point. The court did not define basic structure doctrine, BSD, right, like this. The court did not define basic structure doctrine and left it for future judgments. Left it for future judgments. ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग लिख लें, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक फीचर्स. Examples of basic features. First point, sovereign, democratic and republican nature. SOVEREIGN. Sovereign, democratic and republican nature of the constitution. Second point, डिफाइन आज तक नहीं हुआ है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं जो कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट्स बताया है. ठीक है, तो जो भी कुछ लिखेंगे आप पॉइंट्स ना, ये सब कोर्ट्स ने बताया है कि कोई एक जजमेंट है, जैसे कि SR बोम्मई केस आया, वहां कोर्ट ने बोल दिया सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो अ बेसिक फीचर. ठीक है भाई, लिख लिया उसको भी, तो ऐसे ही पता चला है हमें, और आगे ही पता चलता रहेगा ऐसे ही हमें. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड पॉइंट, सेक्युलरिज्म. फोर्थ, सेपरेशन ऑफ पावर्स. नेक्स्ट, फेडरलिज्म. नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. Free and fair elections. Next, judicial review. Judicial review. देखिए, इसको भी डिफाइन कर दिया, बेसिक फीचर है. तो जब भी आप कोई ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं जहां जुडिशियल रिव्यू आप रोक देते हैं, वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज द अनसेड राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्लियर. तो जो कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये खुद को तोहफा दिया उन्होंने. ओके. हाँ, नेसेसरी, बट there are certain areas जहां पर we should also again leave scope for the parliament. तो एकदम review at every point will also cause delays, policy paralysis. तो there are certain areas जैसे rights वहां important है, but with respect to all kinds of policies not really, है ना. तो ये चीज है. Again the makers also thought of it but did not choose to write it there. उन्होंने सोर्स माना आर्टिकल 13 को कि ठीक है, राइट्स वॉलेट नहीं करेंगे. वैसे सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर एनीवे अंडर आर्टिकल 142. वहां तो क्लेम कर ही लेंगे ना कि भाई हमें तो कंप्लीट जस्टिस करना है, तो बस दे दिया जजमेंट. विल सी. और हाँ, नथिंग इज फाइनल बिकॉज आप अभी बहुत ऐसा देखेंगे आप
कि जजमेंट होता है, पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू काउंटर द जजमेंट, ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसिल इट, फिर एक जजमेंट मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ये चलता रह सकता है, somebody has to stop। तो कभी कभार सुप्रीम कोर्ट रुक जाता है कि ठीक है भाई जो करना है करो, और कई बार पार्लियामेंट रुक जाता है कि ठीक है बॉस जो बोला आपने मान लिया, बट somebody has to stop, वरना ये तो केस चलता ही रहेगा। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, बट पार्लियामेंट ने मॉडिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन को और इंसर्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट से ओके भाई जो करना है करो, आई एम आउट। लेकिन एनजेएसी को पार्लियामेंट ने प्रेजेंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, पार्लियामेंट कुड हैव मॉडिफाइड अगेन, बट दे हैव नॉट, कि कौन ही झमेला ले फिर बनाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फिर कैंसिल कर देंगे वो लोग, राइट, समबडी हैज टू स्टॉप। हाँ जी सर। हाँ वही तो ऐसा बनाए ना, देखो ट्रिब्यूनल्स बनाए ना, ट्रिब्यूनल्स, और वो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर बना दें लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं ना, और कोर्ट डिसाइड करेगा। कैसे हाथ पर बांध दे लोगों का? अरे आपको जाने से कैसे रोकेंगे कोर्ट? नहीं नहीं, गवर्नमेंट रूल बनाएगी फॉर गवर्नेंस फंक्शनिंग, कोर्ट में केस फाइल करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर, उसमें कैसे रोक लगा देगी वो? घरे हाथ में बांध दी सभी के, सब बंद है, जैसे ही वो केस आया कोई जा नहीं सकता, जब गेट पे खड़े 4-5 गार्ड सब देख रहे हैं, गोली मार दी तुरंत, कैसे आ गए तुम? वो सब पॉसिबल नहीं है सर। पेटिशन फाइल कर सकते हैं, ये कोर्ट के ऊपर है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक। जैसे ट्रिब्यूनल्स के जो मामले हैं कल ही पढ़ा हमने, वहां इवन इफ यू गो टू कोर्ट दे विल रिफ्यूज इट, कि हमें इंटरेस्ट नहीं है भाई इसमें, वैसी अलाउड नहीं है, बट इफ दे वांट टू दे कैन, इज द पॉइंट। नहीं, प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट व्हिच वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, वो गलत होगा, वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रियम्बल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एटसेट्रा, वो हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं ना। तो preamble does contain basic structure, but the entire preamble is not basic structure, हाँ, but it contains basic structure। आप देखिए सोवेरेंटी है, रिपब्लिकन नेचर है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, सब तो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो गया है आहिस्ता आहिस्ता, राइट। हाँ, बट preamble does contain basic structure। नहीं, preamble तो सबसे बाद में अप्रूव हुआ, जब पूरा रूल बुक बन गया देन वी मेड द preamble। तो प्रियम्बल क्या है? इट्स द एसेंस ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इस बुक में हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, उसकी समरी है वहां पे। सो वी कैन नॉट डिराइव अथॉरिटी ओनली फ्रॉम प्रियम्बल। तो प्रियम्बल ने लिख दिया कि दे विल बी इक्वालिटी, अब ऐसा है कि इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है पूरी तरह से, सो यू कांट गो टू कोर्ट एंड क्लेम द प्रियम्बल, देखिए वहां लिखा है आई वांट इक्वालिटी, ये डिफरेंस क्यों है मेरे अंबानी के बीच में, नहीं क्लेम कर सकते ऐसा। अगर वो कोई राइट आपको प्रोवाइड कर रहा है ऐसा, वहां से क्लेम कर पाएंगे। तो हाँ, प्रियम्बल को आपको बाकी प्रोविजन के साथ पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल कैन बी अ हेल्प, इट्स नॉट द ओनली बेसिस, उसके बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, यू हैव टू टैग सम अदर आर्टिकल आल्सो विद दैट, तब हो सकता है। हाँ, तो क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा? लिख दें एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, एसेंस, एग्जांपल ये वो एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, ये कौन सा पॉइंट है? एट्थ फीचर है। अच्छा, कैन यू रीड दिस पॉइंट अगेन? एसेंस अंडरलाइंग राइट्स, मतलब राइट्स जो हैं एफआरस, कैन दे बी अमेंडेड? यस दे कैन बी अमेंडेड, ठीक है, बट उनका जो एसेंस है ना, उनका जो बेसिस है, वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्या बढ़िया कंफ्यूजन क्रिएट किया है। दीज थिंग्स इनेबल द कोर्ट्स टू इंटरफेयर अपनी मर्जी से, बिकॉज यहां पर वेगनेस है। अगर आप क्लियरली डिफाइन कर देंगे ना, देन यू आर टाइड। तो ये वेग चीज है ना, कि एसेंस क्या है? 1973 का जजमेंट है ये, कि राइट्स कैन बी अमेंडेड बट एसेंस कैन नॉट बी। अब देखिए 1978 में राइट प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया पार्लियामेंट ने, व्हिच वाज अ फंडामेंटल राइट, कोर्ट सेड ओके नो प्रॉब्लम।
तो वो एसेंस नहीं था राइट टू प्रॉपर्टी, बट शायद कल को हम राइट टू लाइफ को चैलेंज कर दें और वो रिमूव कर दें तो शायद वो एसेंस होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये केस टू केस बेसिस हो गया पूरी तरह से। अभी करेंटली एवरी अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, सब केस टू केस बेसिस, आप कुछ भी चैलेंज करें हो जाएगा एंड द कोर्ट डिसाइड्स। तभी तो जितनी भी रिजर्वेशन पॉलिसीज आती हैं हर एक चैलेंज होती है कोर्ट में, एंड द कोर्ट गेट्स द फाइनल से कि हाँ भाई ये अलाउड है या ये नहीं अलाउड। अभी कोर्ट ने कहा 1963 में, 1990s में, हम पढ़ेंगे बाद में, कि रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस 50%, ठीक, पर बाद में कह दिया कि ठीक है 10% एक्स्ट्रा दिया ईडब्ल्यूएस को, नो प्रॉब्लम। तो आप खुद ही श्योर नहीं है ना, रीजंस कुड बी जस्टिफाइड आल्सो, माय पॉइंट इज देयर इज नो श्योरिटी ना इन द माइंड ऑफ पार्लियामेंट, कि हम लॉ बना तो रहे हैं, पता नहीं है चलेगा नहीं चलेगा, ट्राई कर लेते हैं, लाइक यूपीएससी का अटेम्प्ट कि दे देते हैं, देखते हैं होगा नहीं होगा, तो कुछ वैसा ही हो गया। ओके, so these are some of the examples of basic structure। अच्छा, also to clarify, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने ट्राई नहीं किया, इसके बाद 1975 में और 76 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ट्राइड टू मॉडिफाई दिस जजमेंट आल्सो, जस्ट लाइक हाउ शी मॉडिफाइड द गोलकनाथ जजमेंट, वैसे ही केशवन भारती को भी मॉडिफाई करने की कोशिश की। एक तो 1975 में बोला कि क्योंकि उनका खुद का कोर्ट केस फंसा हुआ था इलेक्शन का, तो उन्होंने एक मॉडिफिकेशन प्रेजेंट किया, 39th अमेंडमेंट एक्ट। वहां क्या था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। अपना नाम बचाना था ना, इसलिए बाकी को भी ले लिया, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, नहीं नहीं नहीं, जुडिशियल रिव्यू इज अलाउड, हम तो चेक करेंगे। फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से शी मॉडिफाइड आर्टिकल 368 ओनली। आर्टिकल 368 में दो क्लॉजेस ऐड कर दिए कि पार्लियामेंट जो है कुछ भी अमेंड कर सकता है, देयर इज नो लिमिट ऑन द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, सीधा ही लिख दिया, ये भी चैलेंज हो गया। और 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं, ये कैसे लिख दिया आपने, नो, जुडिशियल रिव्यू, हम तो सब कुछ चेक करेंगे। इसके बाद पार्लियामेंट से ठीक है भाई बहुत हो गया, छोड़ो, ये मान ही नहीं रहे, हम कितना भी चेंज करते हैं ये वापस से कैंसिल कर देते हैं, द पार्लियामेंट स्टॉप्ड, नहीं, फिर जज चेंज नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जब दोबारा लौट के आई, शी ऑफ कोर्स हैड अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। बाद में पंजाब इशू हो गया, शी वाज एम्ब्रॉयल्ड देयर, हर सन हैड पास्ड अवे, वो भी एक फैक्टर था वेइंग ऑन हर। तो फिर बाद में तो वी हैड डिफरेंट गवर्नमेंट्स, फिर ये चीजें साइडलाइन ही हो गई। एंड लुक एट द फोर्सफुलनेस ऑफ कोर्ट्स ना, कोर्ट्स ने फैसला कर लिया था कि भाई हम तो एक बार पावर आ गई हमारे पास, अब तो देना नहीं है इसको, बिकॉज जजेस ऑल्सो फेल्ट ये जो हुआ वो गलत हुआ ऑफ बाईपासिंग द सीनियर जजेस, तो उनको भी गलत लगा कि दिस इज रॉन्ग, दे शुड नॉट हैव बीन बाईपास्ड। अब बहुत लोग कहते हैं कि ए एन रे शुड हैव नॉट एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट ओनली, बट भाई जिसको ये फायदा मिलता है उससे पूछना चाहिए कि भाई जिसको मिला नहीं है बैठे यहाँ बोल रहे हैं करप्शन, गलत बात है। जब कोई ऑफर करे आपको 5 करोड़ रुपए फिर ना बोलो, तब बात है ना। तो विदाउट ऑफरिंग गेटिंग एनी ऑफर आप कह रहे आई रिजेक्ट, आई लव बीइंग सिंगल, अरे सिंगल हो क्योंकि चॉइस नहीं है, मजबूरी है, सिंगल लाइफ रॉक्स लिख दिया स्टेटस में, 50 ट्राई किए कुछ हो नहीं पाया, तब सिंगल बने। नहीं, अगर इफ दैट इज अ रीजन, ये तो फिर चॉइस नहीं हुआ ना, नो पर्सनल अटैक ऑन एनीबॉडी, इनका स्टेटस ऐसा चल रहा है आजकल, ठीक है।